जो कल लेक्चर हम लोग ने शेयर किया था बिजनेस एथिक्स का, उसमें लास्ट टॉपिक था आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स। प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कवर्ड हो गया है। अब हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात करेंगे। 4 तरह के बिजनेस एथिक्स होते हैं: नॉर्मेटिव, सोशल, प्रोफेशनल एंड पर्सनल। क्या होते हैं ये? नॉर्मेटिव एथिक्स जनरली द ब्रांच ऑफ मॉरल फिलॉसफी और एथिक्स कंसर्न विद क्राइटेरिया ऑफ व्हाट इज़ मॉरली राइट एंड रॉन्ग। यानी कि इसमें नॉर्मेटिव एथिक्स मॉरल साइकोलॉजी है, मॉरल एथिक्स है, जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। सोशल एथिक्स मतलब सोसाइटी में हमारा बिहेवियर कैसा है, सोसाइटी में हमें कैसे बिहेव करना है, उसके बारे में हम लोग सोशल एथिक्स में पढ़ते हैं। द सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन ऑन द मॉरल डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स, सिस्टम्स, इश्यूज एंड कम्युनिटीज़। तो अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग ग्रुप किसी सोसाइटी में कैसे बिहेव करती हैं, कैसे रहती हैं, उससे हमें सोशल एथिक्स के बारे में जानकारी मिलती है। प्रोफेशनल एथिक्स वो प्रिंसिपल्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सेट ऑफ थ्योरीज जो कि हम लोग प्रोफेशनल एरिया में फॉलो करते हैं, उसको हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स कहते हैं। जनरली हमें प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बताए जाते हैं कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कॉर्पोरेट में इन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, तो उनको हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स कहते हैं। पर्सनल एथिक्स जो इंडिविजुअल अपने व्यवहार में फॉलो करता है वो पर्सनल एथिक्स होता है। डे टू डे लाइफ में हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, हमारा किसी जगह पे पहुंचने का अप्रोच कैसा है, मतलब हमेशा लेट से जाते हैं, टाइम से पहुंचते हैं, हमारा काम हमेशा पेंडिंग रहता है कि टाइम से होता है, हमारे डे टू डे के सारी चीज़ें बैलेंस है कि नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं हम लोग पर्सनल एथिक्स में। तो ये टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स हैं। फिर हम लोग बात करने जा रहे हैं एथिकल बिहेवियर के बारे में। एथिकल बिहेवियर इज़ अ बिहेवियर दैट कन्फर्म द एथिक्स, इंडिविजुअल बिलीव्स एंड सोशल स्टैंडर्ड्स अबाउट व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। मतलब हमारा एथिकल बिहेवियर हमारे उन कंडक्ट्स, मतलब बिहेवियर क्या होता है, जो आप जिस तरह की एक्टिविटी करते हैं, जिस तरह की आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो वो आपका बिहेवियर कहलाता है। तो अगर हम सही एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होंगे, हर चीज़ें सही तरीके से कर रहे होंगे, तो ये माना जाता है कि हम एथिकली बिहेव कर रहे हैं, ये हमारा बिहेवियर एथिकल है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग along with other living with yourself and having a good character. Ethical behavior is based on values such as trustworthiness, respect, responsibility, caring, justice, good citizenship. यानी कि अगर हम अपने सराउंडिंग में जैसे सारे लोगों से व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, वो अगर अच्छा है तो इसका मतलब है कि हमारा बिहेवियर एथिकल बिहेवियर है। और ये किन वैल्यूज़ पे बेस्ड होता है? एथिकल बिहेवियर बेस्ड होता है कि हम कितने ट्रस्टवर्दी हैं, लोग हमारे ऊपर कितना भरोसा करते हैं, हम दूसरों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और हमारी कितनी सोसाइटी और बाकी सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितने अच्छे से पूरा करते हैं, हम बाकी सारे सोसाइटी के लिए कितने केयरिंग हैं, मतलब एनवायरनमेंट का कितना ध्यान रखते हैं, जानवरों का कितना ध्यान रखते हैं, पर्यावरण का कितना ध्यान रखते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर का कितना ध्यान रखते हैं, वो केयरिंग में आ जाएगा। जस्टिस, हम हमेशा न्याय के साथ रहते हैं कि फेवरेटिज्म पे रहते हैं। मतलब सही तरीका ये है कि अगर कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई मेरा दोस्त है तो हम उसका फेवर करने लगते हैं और नियम से भटक जाते हैं, जबकि हमें जस्टिस के साथ व्यवहार करना है। मतलब जनरली हमारे पास अगर पावर आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि अनजस्टिस करने लगते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर फाइनल पॉइंट होता है गुड सिटीजन्स। मतलब आपको एज अ कंट्री, किसी भी जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा नागरिक बनना है। अच्छा नागरिक बनने के क्या कर्तव्य होते हैं कि आप राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रगीत का सम्मान करें, और जो देश के कानून कायदे हैं उनके हिसाब से चलें, करेंसी को ख़राब ना करें, अपनी जो प्रॉपर्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, उसको ख़राब ना करें। नहीं, लोग जब दंगा फसाद करते हैं तो बस जलाने लगते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ने लगते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे वो किसी और का नुकसान नहीं कर रहे होते, बल्कि उन्हीं का नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि बसों से और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे हम ही लोग चलते हैं, मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग। प्राइम मिनिस्टर तो उससे चलते नहीं है, ना ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उससे चलते हैं।
तो जो चीज़ें हम तोड़े फोड़ेंगे तो हमें ही नुकसान होगा उसका। तो और उसका पैसा, उसको खरीदने का पैसा भी हमारे पॉकेट से लिया जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है, भले आप इनकम टैक्स दे रहे हो चाहे ना दे रहे हो। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग इनकम टैक्स दें। इनकम टैक्स के दायरे में बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, तो उसमें बहुत कम लोग आते हैं। इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं। टोटल पॉपुलेशन का बहुत कम परसेंटेज है, क्योंकि लोगों की इनकम ही इतनी नहीं है कि टैक्स पे करें, गरीब देश माना जाता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स तो भिखारी को भी देना पड़ता है। जैसे अगर उसने, किसी ने उसको 10 रुपये की भीख दी, तो अब वो गया, उसने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा 10 रुपये का, तो बिस्किट के पैकेट पे 4% का जीएसटी लग गया, या जितना भी जीएसटी उस पर चार्ज हो रहा होगा, तो यानी भिखारी को भी टैक्स कर ले लिया सरकार ने, उसको भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स हर इंसान को देना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर से लेके सबसे अमीर इंसान से लेके सबसे गरीब इंसान तक, सबको पे करना है वो। इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए एप्लीकेबल होता है। डायरेक्ट टैक्स सिर्फ अमीर लोग देते हैं, जिनकी टैक्सेबल इनकम होती है, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स भी बढ़ता चला जाता है। अब जो साल का 1 करोड़ रुपये कमाता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। ठीक है, 30-40% तक के टैक्स लगने लगते हैं, सेस लगने लगता है उसके ऊपर। एथिकल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एथिकल डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज मॉरल डेवलपमेंट, मतलब हम अपना मॉरली अपने आप को कैसे डेवलप करेंगे, हमारा एथिकल डेवलपमेंट कैसे होगा। तो मॉरल डेवलपमेंट फोकस ऑन द इमर्जेंस चेंज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरलिटी फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड थ्रू अडल्टहुड। बचपन से हमें मॉरल साइंस पढ़ाया जाता है, नैतिक शिक्षा। जब स्कूल में होते हैं हम लोग, तो एक हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट होता है मॉरल साइंस का, वो यही होता है आपका एथिकल डेवलपमेंट किया जा रहा है सर। गवर्नमेंट आपका बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले माँ बाप शुरू करते हैं, उसको बताते हैं कि ये भगवान की मूर्ति है, मंदिर ले जाते हैं पहली बार उसको, और छोटे बच्चे से कहते हैं कि नहीं ये भगवान है, इनको प्रणाम करो, नमस्ते करो, जय करो, नहीं सिखाते हैं छोटे बच्चे को। तो वहाँ से उसका मॉरल डेवलपमेंट यानी एथिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर नैतिक शिक्षा के बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले जो उसको नैतिक शिक्षा मिलती है वो उसको फैमिली में मिलती है, फिर स्कूल में मिलती है, ऐसे धीरे धीरे बचपन से लेके जवानी तक उसको नैतिक शिक्षा और एथिकल डेवलपमेंट कराया जाता है उसका, ताकि वो एक अच्छा सिटीजन बन पाए आगे चल के। कंपोनेंट ऑफ एथिकल डेवलपमेंट, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, यानी कि क्या एथिकल डिलेमा है, क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ को हमें दूर करना है। रिकॉग्नाइज करने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ हैं किसी एक इंडिविजुअल के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर। तो पहले हमने जब इश्यूज़ आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद फिर हम आगे चल के उसको एग्जामिन करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे कि इसको कैसे रेक्टिफाई करें। फिर उसमें से किसी एक को चूज़ कर लेंगे कि इसको ठीक करना है, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, एक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 4 पे, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम लोग कमी रिकॉग्नाइज करेंगे, उसमें डीप डाइव करेंगे और डिटेल में आइडेंटिफाई करेंगे कि किस किस एरिया में प्रॉब्लम है, कहाँ पे एथिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फिर उसके बाद एग्जामिन करेंगे उसको, पर्टिकुलर सिचुएशन को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को चूज़ करेंगे, फिर उसको रेक्टिफाई करना शुरू कर देंगे, यानी एक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 5 में एक्ट करने के बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमें उसमें कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई एक सॉफ्टवेयर आया आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और आपको उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो आप उसको काम करना उसके ऊपर शुरू करेंगे, लर्निंग करेंगे। लर्निंग करने के बाद हम ये देखेंगे, फिर उसको इवेल्युएट करेंगे वापस कि जो हमने काम किया है, जो हमने रेक्टिफिकेशन किया है, वो क्या प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। और अगर वो हो जाएगा तो वो हमारी नई लर्निंग बन जाएगी। मॉरल डेवलपमेंट के स्टेज हैं, कोलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसमें 6 पॉइंट इन्होंने दिए हैं, ये आप लोग ने ऑलरेडी पढ़े होंगे। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, कॉस्मिक ओरिएंटेशन। तो ये इस तरह से अलग अलग स्टेज होती हैं, सिंस चाइल्डहुड टू अडल्टहुड या थ्रू आउट द लाइफ। हम लोग धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं, धीरे धीरे हम लोग अपने बिहेवियर को और एथिकली इम्प्रूव करते रहते हैं, उसको और अच्छा करते रहते हैं। बिजनेस एथिक्स का सोर्स क्या होता है? जनरली जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी धार्मिक किताबें होती हैं, जो बचपन में हमारे माता पिता हमें शिक्षा देते हैं, यानी हमारा कल्चर, स्कूल में और घर पे जो हमें मिलता है वो हमारा कल्चर होता है। उससे हम एथिक्स के बारे में सीखते हैं, बिजनेस एथिक्स के बारे में सीखते हैं।
हमारा धर्म, रिलीजन हमें एथिक्स के बारे में सिखाता है। फिर हमारा देश का कानून, वो हमें एथिक्स के बारे में सिखाता है। तो ये सारी की सारी मतलब सोर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स है हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन और गवर्नमेंट के लॉज। रिलीजन में आपको सिखाया जाता है, जैसे कि हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं हिंदू रिलीजन में। हिंदू मैथोलॉजी में हम लोग को बताया गया कि रामचरितमानस सबके घर में पढ़ा जाता है, रामायण जिसको कहते हैं आप लोग शॉर्ट में। तो रामायण में क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र चित्रण है। मतलब हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा ये बताया जाता है हमारे हिंदू रिलीजन में कि आपको राम के कैरेक्टर को फॉलो करना है। इन्होंने ऐसा किया था, वो अपने गुरु के सम्मान करते थे, माता पिता के कहने पे उन्होंने 14 साल के वनवास के पे चले गए, और जब आए तो उन्होंने उनके जो राज्य होता है उसको आइडियल राज माना जाता है, राम राज्य कहते हैं। मतलब अभी भी महात्मा गांधी का ये सपना था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों को भगाने के बाद वो राम राज्य की स्थापना करें। तो मतलब राम राज्य को आइडियल राज्य माना जाता है। तो उनकी जो भी एक्टिविटी है उसको आइडियल माना गया है। तो रिलीजन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये गॉड हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, इनको फॉलो करना है हमें अपनी पर्सनल लाइफ में। तो रिलीजन की हेल्प से हमें एथिक्स के बारे में ही सिखाया जा रहा होता है। बेसिकली हमारे कल्चर के थ्रू हमें एथिक्स के बारे में सिखाया जा रहा होता है। सरकार नियम कायदे कानून बनाती है कि रेड लाइट जब जल जाएगी तो आपको चौराहा क्रॉस नहीं करना है, आपको जब इतनी आप इनकम करेंगे तो आपको इनकम टैक्स पे करना है, आपको जो सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार की चीज़ें हैं, उनका दुरुपयोग नहीं करना है, और टाइम से आपको अपने बिल्स पे करने हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है और आपका हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, ये सारे के सारे बिल। मतलब कानून, हर चीज़ के लिए कानून बना हुआ है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये हम पहले अपने पर्सनल लाइफ में सीखते हैं, तो हमारा इंडिविजुअल कैरेक्टर बनता है, यानी हम लोग एथिकली स्ट्रांग बनते हैं। और फिर उसके बाद जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई स्टार्टअप करते हैं, तो हम उस एथिक्स को बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बिजनेस एथिक्स बनता है। एथिकल कंसर्न्स इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं एथिक्स रिलेटेड, उसके बारे में इस टॉपिक में समझेंगे। कुछ कॉमन एथिकल कंसर्न्स हैं जो कोई ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है ड्यूरिंग बिजनेस, जब वो बिजनेस रन कर रहा होता है, तो ये एथिकल कंसर्न्स आते हैं। जैसे पहला है डिस्क्रिमिनेशन एंड हैरेसमेंट, ठीक है, भेदभाव होता है, शोषण होता है किसी का, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ब्राइबरी, करप्शन, डाटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी। तो अब ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन एंड हैरेसमेंट का मतलब ये कि भेदभाव करना, किसी को एक्सप्लॉइट करना, कम पैसे देके ज़्यादा काम कराना, ये सब चीज़ें हैरेसमेंट कहलाती हैं। ठीक है, कोई गरीब मिल गया तो उससे बहुत काम करा रहे हैं, छुट्टी नहीं दे रहे हैं उसको, मतलब बहुत सारी चीज़ें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो लोग क्या करते थे, आईटी कंपनी वाले, कि वो 2-2, 3-3 कंपनी में काम कर रहे हैं। तो 2-2, 3-3 कंपनी में काम करना वैसे बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने आप को डेडिकेट किया हुआ है कि हम एक कंपनी में काम करेंगे, आप उससे सैलरी ले रहे हैं, फुल टाइम एम्प्लॉई है आप उसके। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरी जगह करिए, तीसरी जगह करिए। लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में फुल टाइम एम्प्लॉई हैं, तो आप फिर दूसरी जगह अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी डिवाइड हो रही है। उन्होंने आपको पैसा दिया है, जब हम किसी की सैलरी ले रहे होते हैं तो हम अपने टाइम को ट्रेड कर रहे होते हैं। मतलब जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप क्या बेचते हैं, अपना समय बेचते हैं पैसे के लिए, ठीक है। और जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हम बना के बेचते हैं उनको बेचते हैं। जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आप अपना समय बेच रहे होते हैं, और समय हमारे पास लिमिटेड ही है। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग बनाना चाहिए, और पैसिव अर्निंग का जरूर सोर्स खोजना चाहिए। क्योंकि समय बेच के आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि समय बहुत सीमित है। दिन के 6-8 घंटे 10 घंटे ही हम काम कर पाएंगे। नई जनरेशन तो और धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जा रही है, तो और नहीं काम कर पा रही है। पहले आज से 100 साल पहले लोग ज़्यादा एक्टिवली काम करते थे, स्ट्रांग होते थे, मेंटली टफ होते थे। अब धीरे धीरे लोग और आलसी होते चले जा रहे हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं। 2-4 घंटे क्लास में बैठने में समस्या होने लगती है उनको। कुछ लोग तो बैठे बैठे चक्कर आ जाते हैं, बहुत देर अगर पढ़ा दिया उनको, कुछ करना नहीं है उसमें भी उनको चक्कर आने लगते हैं। तो हो क्या रहा है कि हम लोग धीरे धीरे
मेंटली और फिजिकली कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि मशीनें ज़्यादा आ गई हैं, तो सारा का सारा काम मशीनें करने लगी हैं, तो हमारा एक्सरसाइज नहीं हो पाता प्रॉपर, ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज़ हो रही है। लाइफ स्टाइल डिजीज़ का मतलब ये कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। मतलब हमारी गलत लाइफ स्टाइल की वजह से ये सब डिजीज़ हमें मिलती हैं, ये कोई बीमारियां नहीं है, ठीक है, इनको लाइफ स्टाइल डिजीज़ कहा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब आप शायद समझ गए होंगे, जैसे कोई टीचर है, वो किसी कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो अगर वो कॉलेज में पढ़ा रहा है और साथ ही साथ वो कॉलेज के बच्चों को फोर्स कर रहा है कि नहीं तुम उससे कोचिंग भी पढ़ो, ट्यूशन पढ़ो, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि वो, हाँ कॉलेज के बाद वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस पर वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके वो नंबर उसके हाथ में है, उसको घटा बढ़ा सकता है, तो अगर वो ऐसा करेगा तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे कोई कॉर्पोरेट का एम्प्लॉई है, जैसे मैं एक फाइनेंस की कंपनी में जॉब करता था, तो जब तक मैं जॉब करता था तब तक मैंने अपनी कंपनी नहीं खोली। इन्वेस्टमेंट फर्म जो मैं चलाता हूँ, वेल्थ फॉर यू, मैंने तब ओपन नहीं करी थी, क्योंकि मैं किसी इन्वेस्टमेंट फर्म में ही काम कर रहा हूँ, तो अगर वहाँ रह के मैं इन्वेस्टमेंट फर्म खोलता तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब फिर मैं एकेडमिक्स में शिफ्ट हो गया तो अगर एकेडमिक्स में आके मैं कोचिंग खोल लूँगा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो मैं एकेडमिक्स में आके अगर मैं इन्वेस्टमेंट फर्म चला रहा हूँ तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और उसके लिए लेकिन ज़रूरी है कि आपका जो वर्किंग टाइम है उसके बीच में आप कोई काम ना करें। जिस काम के लिए आपने जो अपना समय बेचा है, यानी अपने टाइम को ट्रेड किया है, जिसकी आपको सैलरी मिली, उस समय वही काम करना है। फिर ब्राइबरी, करप्शन, घूस नहीं लेना है, किसी तरह की चीटिंग नहीं करनी है। डाटा प्राइवेसी, लोग क्या करते हैं, डेटा सेल कर देते हैं, अपने यहाँ का डेटा निकाल के उसको बेच देते हैं। तो हमें डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखना है, डेटा कहीं लीक नहीं करना है कहीं पे भी। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे टेलीकॉम है, एविएशन है, कोई अगर सर्विस सेक्टर है या कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको ये ध्यान रखना है कि उसके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट उसके बिजनेस प्रैक्टिसेस से ख़राब नहीं हो, यानी वो कोई ऐसी प्रोडक्ट और सर्विसेज समाज में ऑफर ना करे जिससे नुकसान हो रहा हो सोसाइटी का। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का मतलब ये कि जैसे चाइल्ड लेबर और किसी से 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे काम कराना, जैसे अंग्रेज लोग कराते थे, जब तक काम करते करते गिर नहीं पड़ता था तब तक काम कराते रहते थे। जैसे पहले गुलामों की ट्रेडिंग होती थी अमेरिका में, अफ्रीका में, लोगों को ख़रीदा बेचा जाता था, जैसे जानवरों को नहीं खरीदते बेचते हैं, उसी तरह से गुलाम रखते थे लोग काम करने के लिए। उनके मत्थे पे मोहर लगा दी जाती थी गरम करके कि ये मेरा गुलाम है, उसका नाम लिख दिया जाता था उसके मालिक का। तो ये सब चीज़ें होती थी। तो ये क्या है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं, वो सब अब अबॉलिश हो गई हैं। अब नियम कायदे कानून से ही काम होता है, और सरकार और सारे कानून बहुत अच्छे हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। प्रोडक्ट जो हम ऑफ़र कर रहे हैं, जो हम सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही क्वालिटी की होनी चाहिए। हमारे प्रोडक्ट से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई ऐसे कपड़े बना दिए, कोई ऐसी कॉस्मेटिक की चीज़ बना ली, किसी ने लगाया, उसका चेहरा ख़राब हो गया, उसने कुछ खा लिया, उसका फूड पॉइजनिंग हो गई, तो ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफ़र नहीं करनी है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को? अब जैसे इसमें एक पॉइंट है, आप लोग बताइएगा कि प्रोडक्ट सेफ्टी या बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, तब भी गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है। जैसे बहुत सारे लोग सिगरेट बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग लिकर बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग और हार्मफुल चीज़ें बेच रहे हैं, तो उससे लोगों को नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट उनको बंद क्यों नहीं करती है? अच्छा, जैसे आप अमेरिका में जाएं तो आप AK-47 खरीद सकते हैं, खरीद ले, घर ले जाए, चलाइए। तो जैसे अमेरिका में क्या होता है, गन खरीदने के लॉज जो है बहुत लीनियंट है, कोई भी कहीं से भी कोई गन खरीद लेता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वहाँ पे कभी भी कोई गोली चला देता है तो 10-15 लोग मर गए, ऐसा होता रहता है। लेकिन इंडिया में कोई ऐसे गन नहीं खरीद सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस होता है, लाइसेंस लेना होता है, फिर जब भी कोई इलेक्शन वगैरह आता है तो सारी गनें वापस जमा करनी पड़ती हैं, और ऐसे किसी को मिलती भी नहीं है। तो उसमें भी तो अगर वो भी बेचेंगे तो सरकार को फ़ायदा मिलेगा, टैक्स मिलेगा, क्या दिक्कत है, उस पर भी टैक्स लगाए भाई। जिस तरह से सिगरेट और शराब पे टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, चला रही है, तो वो भी उससे भी तो कर सकते। और बहुत सारी चीज़ें हैं,
खुलेआम फिर स्मैक और अफीम ये सब भी बेचना शुरू करें। यानी कि नहीं, बहुत सही आंसर दे रहा है। और कोई कुछ आंसर देना चाहता है? देखिए इसमें क्या है कि जो नीति निर्माता लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि तुम नशा करो, मरो, पैसे बर्बाद करो, हमें कोई मतलब नहीं है, टैक्स मिल रहा है, ठीक है, तुम नशा करोगे तो उससे क्या क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा ही नुकसान होगा ना, तुम्हारी फैमिली का नुकसान होगा, तुम्हारी बॉडी का नुकसान होगा, और तुम्हारे जो डायरेक्टली बच्चे और बीवी वही परेशान होंगे, और ज़्यादा देश को कुछ नहीं नुकसान होगा। बाकी पैसा मिलेगा तो सरकार मजे करेगी, सरकार खर्चा करेगी। लेकिन कहीं गोली बंदूक अगर दे दी तो वो दूसरे लोगों को मारने लगेगा। हो सकता है नक्सलाइट और सब मिलके कोई सेना खड़ी कर दें, वही नक्सलाइट को नहीं झेल पा रही है, टेररिस्ट को नहीं झेल पा रही गवर्नमेंट, तो बिल्कुल सही कहा, उसके गवर्नमेंट के ऊपर आज आने लगेगी। कोई लेके पार्लियामेंट में घुस गया, AK-47 वहाँ चला दी, ठीक है। ये उतने ही चीज़ें अलाउ करते हैं जितने में उनको नुकसान नहीं होता। जब लगता है इससे मेरा नुकसान हो सकता है तो वहाँ रोक देते हैं। जैसे कुछ अच्छे स्टेट्स भी हैं, जैसे बिहार है नीतीश कुमार का, जैसे गुजरात है, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स ने क्या कर रखा है कि ये लिकर प्रोडक्ट्स बैन कर रखे हैं, जबकि उनको भी तो रेवेन्यू मिल रहा था। बिहार में और उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा लिकर बिकती है, उससे बहुत फ़ायदा होता है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा पी जाती है। लेकिन उन्होंने तो अपने रेवेन्यू से कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब ऐसा थोड़ी ना है कि बिहार में जैसे 5-10 साल हो गए मेरे ख्याल से लिकर बैन को, तो क्या मतलब उनकी इकॉनमी ख़त्म हो गई? क्या बिहार बैंकरप्ट हो गया? अभी भी उसकी इकॉनमी 12 देश की इकॉनमी से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये सब चीज़ें बंद कर देंगे तो इकॉनमी को नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा तरीका निकलता है, कुछ और तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, अच्छे तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना कि आप ख़राब चीज़ बेच के ही पैसे कमा सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और किसी को कुछ बताना है? अभी तक इतनी बात करी बिजनेस एथिक्स के बारे में, कोई डाउट किसी का? मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग नहीं करनी चाहिए, बिजनेस एथिक्स का ये भी पार्ट है। फाइनेंशियल मिसकंडक्ट नहीं करना चाहिए, अनएथिकल लीडरशिप नहीं होनी चाहिए। जैसे कि गलत ऐड दिखाया, प्रोडक्ट की फ़ोटो में कुछ था, जब आपका घर में पार्सल पहुंचा तो कुछ और निकला। या जैसे उसने आप बी सेक्शन में बनाया था, बर्गर बड़ा अच्छा सा लगा रखा है, जब खाने गए तो उतना अच्छा नहीं था, फ़ोटो में बहुत अच्छा लगा रखा है, फ़ोटो में बहुत बड़ा बड़ा प्रोडक्ट दिखा रखा है, जब एक्चुअल प्रोडक्ट आया तो बहुत छोटा निकला, ठीक है। इस तरह से फॉल्स कमिटमेंट। हमने बात करी थी कि कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे तो करता है कि डर के आगे जीते, तो वो एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ पे कूद गया। ऐसा सब कुछ नहीं होता है, वो फॉल्स चीज़ें दिखाई जाती हैं उसमें। फाइनेंशियल मिसकंडक्ट में क्या है कि जैसे बैलेंस शीट को मैनिपुलेट कर लेना, डेटा को बेच देना, इनसाइडर ट्रेडिंग करना, ये सब सारी की सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लीडरशिप अनएथिकल होता है, जैसे कि अविजय माल्या, ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए, या नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, तो कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते थे, लेकिन लीडरशिप ने गड़बड़ कर दिया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी कंपनी कोलैप्स कर गई। अनएथिकल लीडरशिप से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लीडरशिप बहुत मैटर करती है। पाकिस्तान क्यों नहीं आज तक अच्छा कर पाया? क्योंकि लीडरशिप ही नहीं, वहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक 5 साल का टेन्योर ही नहीं पूरा कर पाया। तो लीडरशिप अच्छी नहीं होगी तो ना कंट्री, ना ऑर्गेनाइजेशन, ना इंस्टीट्यूशन, ना कॉर्पोरेट, किसी का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। लीडरशिप पे बहुत डिपेंड करता है, चाहे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या कहता है? वेरियस अंडरलाइंग प्रिंसिपल ड्राइव द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट बिजनेस एथिक्स अमंग कंपनीज। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस एथिक्स के? प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस एथिक्स के, ऑनेस्टी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये नहीं करना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं जाना चाहिए, कंप्लायंस के साथ काम करना चाहिए, कंप्लायंस को फॉलो करना चाहिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को, मतलब कुछ ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो उसको लीक नहीं करना चाहिए, और डेटा ब्रीच और डेटा प्राइवेसी पे ध्यान रखना चाहिए। जो हमने कमिटमेंट किए हैं का ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको हमेशा पूरा करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस एथिक्स के, जिनको अगर कंपनी एम्प्लॉयज़, स्टेक होल्डर्स फॉलो करते हैं तो कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो करती है, तरक्की होती है उस कंपनी की। सबको अलग अलग बताया गया है कि ऑनेस्टी कितनी ज़रूरी है बिज़नेस के लिए। अगर ऑनेस्टी नहीं होगी तो बिज़नेस ही रन नहीं कर पाएगा। ऑनेस्टी हर लेवल पे,
प्रमोटर के लेवल पे भी, मतलब मालिक है वो भी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, एम्प्लॉय भी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, सप्लायर्स भी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, सब लोग ऑनेस्ट होने चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ने बात करी ली कि कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे जिसका ऑर्गेनाइजेशन से हम पैसा ले रहे हैं उसको नुकसान पहुँचे। कंप्लायंस का मतलब नियम कायदे कानून से, रूल्स रेगुलेशन से काम करना चाहिए। ऐसी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमें लीक नहीं करनी है, कुछ ऐसा किसी कंपटीशन को कुछ नहीं बताना है, डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखना है, जो हमने कमिटमेंट किए हैं, जो हमने टारगेट्स गोल्स हमें बताए गए उनको पूरा करना है, उनको अचीव करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका बिजनेस एथिक्स हो गया। इससे रिलेटेड अभी भी किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो बताइए। बेसिकली ख़त्म करते हुए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ध्यान से सुनिएगा 2 मिनट और, कि अगर कोई भी प्रमोटर, कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने बिजनेस को एथिकली चलाता है तो वो बहुत लंबा जाता है। एडवांटेजेस इसमें डिस्कस नहीं हुए हैं, तो एडवांटेजेस क्या हैं कि अगर कोई बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहा है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ग्रो करेगी, सस्टेन करेगी लंबे समय तक, मार्केट शेयर ज़्यादा ले पाएगी, मार्केट से उसका मार्जिन बढ़ेगा, उसका एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट घटेगा। अगर आप बिज़नेस में एथिक्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये सारे के सारे एडवांटेज मिलेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि बिज़नेस एथिक्स के क्या एडवांटेज हैं। तो आपकी एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट कम हो जाएगी, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, रिपीट परचेज बढ़ेगी, लोग जब वो कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो उसको भी वो हाथों हाथ लेंगे, उसकी सेल्स में भी ग्रोथ आएगी। तो इस तरह से ओवरऑल बहुत फ़ायदे हैं, मतलब आप घंटों उसके फ़ायदे गिना सकते हैं बिजनेस एथिक्स के, तब भी वो ख़त्म नहीं होंगे। नुकसान नेग्लिजिबल हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स हमने डिस्कस किया था, बहुत नेग्लिजिबल नुकसान है। कहने के लिए हैं खाली कि कॉस्ट बढ़ जाती है और ट्रेनिंग देनी पड़ती है, लेकिन वो सब का लॉन्ग टर्म में एडवांटेज मिलता है। बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंपनी को डिस्कस करना चाहते हैं कि ये कंपनी बिजनेस एथिक्स फॉलो करती है, ये कंपनी नहीं करती है, तो कौन कौन सी कंपनियां करती हैं बिजनेस एथिक्स को फॉलो? टाटा, बिरला, गूगल, अमूल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब सारी कंपनियां जो है वो, हाँ, जितनी भी अच्छी पुरानी वेल एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है वो सब बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रही हैं। और जो ख़राब है, करप्ट हैं, बंद होने वाली हैं या जिनके ऊपर प्रॉब्लम चल रही है वो बिजनेस एथिक्स को फॉलो नहीं कर रही। जैसे बिजनेस एथिक्स को फॉलो नहीं कर रही है, इसमें हमें लगता है कि अडानी ग्रुप आ जाता है, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दे दी है, ठीक है, लेकिन स्टिल वो डाउट में रहती है।